हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके जैसी अल्टीग्रेड एवं लेक्चरर की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 25। आप जानते हैं पर डे आपको शाम को 6 बजे हमारे इसी चैनल पर जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट मिलता है 6 से 7 बजे के बीच में। तो आप जो ये प्रैक्टिस सेट करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 2018 में परीक्षा हुई थी, जनरल पेपर जो जीएस का पेपर था, उसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए। तो उन 30 क्वेश्चन में के पैटर्न पर इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया और उसमें उसी रेशियो में क्वेश्चंस रखे गए हैं जिस रेशियो में 2018 वाले एग्जाम में था। ठीक है। और इसमें मैंने जो है यहाँ पर क्वेश्चन शामिल किया है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में आयोजित जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं का कलेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैं जीएस पढ़ाता हूँ इसका पूरा लिखा हुआ पीडीएफ आपको मिल जाए, जिससे वीडियो देखने के बाद रिवीजन करने में आपको आसानी हो, यानी लिखने में आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि इस समय आपके लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें और एक छोटी सी फीस रखी है, उस फीस को पे करके आप हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जीएस का एक पोर्शन बहुत बड़ा है और इसमें मैंने ये सारे सब्जेक्ट जो है शामिल किए हुए हैं। इस तरीके से अगर आप देखें तो पर डे अगर आप शामिल करते हैं, पढ़ते हैं और इस आपकी तैयारी अच्छी होती जाती है और उससे साथ साथ आपका जो है एक नियमितता बनती है, यानी पर डे 1 घंटे दे करके आप अपनी तैयारी को जीएस की एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन है 2024 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यानी बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत में जो है भारत किस स्थान पर था। ठीक है। तो आप देखें 35वें स्थान पर, 38वें स्थान पर, 41वें स्थान पर, 42वें। तो इसमें पहले समझिएगा, यानी यह 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो जारी किया गया था उसमें भारत 42वें स्थान पर था। ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये जो है इसमें 55 देशों को शामिल किया जाता है। कितने? 55 देशों को। और भारत को कौन सा स्थान मिला है? 42वां स्थान मिला है। तो इस सूची में जो पहला स्थान है वो यूएसए का है और दूसरा स्थान जो है यूके का है, यानी यूनाइटेड किंगडम का है। ये क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स का था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था, यानी धार्मिक अनुष्ठान कराया था? हिरण्यगर्भ एक धार्मिक अनुष्ठान होता था जिसके माध्यम से अगर कोई गैर क्षत्रिय है, जन्म से मतलब क्षत्रिय नहीं है, फिर भी जो यदि वह अनुष्ठान इसको करवाता है तो वो क्या हो जाता था? उसको क्षत्रिय बन जाता था, यानी क्षत्रिय माना जाता था। तो ऐसा किस राजा ने किया था, इसको हमें बताना है। 4 विकल्प है। मयूर शर्मन, दूसरा है हरिश्चंद्र और तीसरा है दंतिदुर्ग, चौथा है हर्ष। तो इसमें देखें जो ये सही विकल्प है वो आपका क्या है? दंतिदुर्ग। जी हाँ, तीसरा विकल्प सही है। राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? दंतिदुर्ग था। उसने 772 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिमान वर्धन, किसको? कीर्तिमान वर्धन को हराकर स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और राजधानी उसकी मान्यखेत यानी मालखेत बनाई। ठीक है। कहाँ राजधानी बनाया? मान्यखेत। ध्यान दीजिए भैया, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको मिल जाएं, लेकिन जो एक्स्ट्रा करा रहा हूँ ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, इसलिए आप इनको ज़रूर करें। ठीक है। पूरे पीडीएफ को पढ़ें, अपने समय को बचाएं और अपनी तैयारी को अच्छे से लेके चलें, जिससे आपको सिलेक्शन मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? जानते हैं भैया, गुप्त में स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था। तो इस स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ध्यान से समझिएगा। 4 विकल्प, कारसारपण और दिनार, निष्क, सुवर्ण। ठीक है। 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है। इसमें सही विकल्प है बी। जी हाँ, दिनार। क्या विकल्प सही है? दिनार। जी हाँ। तो आप गुप्त काल के सिक्कों के इतिहास में उसे क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। किसको? गुप्त काल को, सिक्कों के इतिहास में। क्योंकि यहाँ पर चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के सब चले हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में, और सोने के सिक्के ज़्यादा चलते थे। गुप्तों की स्वर्ण मुद्रा जो थी उसको दिनार बोला जाता था। ठीक है। और चांदी की जो होती थी उसको रूपक बोला जाता। क्या बोला जाता था? रूपक बोला जाता था। ठीक है। दिनार शब्द जो है लैटिन शब्द से आया हुआ है। ठीक है। क्या किससे आया है? लैटिन शब्द से। गुप्त सिक्के अपने कलात्मक सौंदर्य और विविधता के लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि बयाना यानी राजस्थान से प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन का कारण होता है क्या? जैविक आवर्धन का कारण होता है क्या? कीटनाशक, उर्वरक, फ्लोरोकार्बन और सल्फर डाइऑक्साइड। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको बताना है। एक सही है, एक इसमें सही विकल्प क्या है? ए। जी हाँ, कीटनाशक। ध्यान से समझिएगा भैया, जैविक आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन खाद्य श्रृंखला में हानिकारक
जो रसायन होते हैं उनकी सांद्रता को बढ़ा देता है। फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पौधों के ऊतकों में जाते हैं, ठीक है। जब शाकाहारी उसे खाते हैं तो ये विषैले पदार्थ उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और खाद्य श्रृंखला में हर स्तर पर इसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, और ये नुकसानदायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी मूलतः निम्न में से किस भाषा में लिखी थी? जो उसकी मुख्य भाषा थी वो किस भाषा में थी? तो आपको बताना है तुर्की, अरबी, फ़ारसी, उर्दू। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियोज़ को लाइक ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, दोस्तों में अगर शेयर ना करते हो, वीडियोज़ को हाइप ना करते हो, तो ये सब ज़रूर कर लिया करें। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है तुर्की भाषा में, और इसका जो नाम है तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा या वाक़यते बाबरी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो पहला फ़ारसी अनुवाद अकबर के समय पायदा खान ने किया था। किसने किया था? पायदा खान ने किया था। और दूसरा अनुवाद 1590 में अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। और 1826 ईस्वी में लीडर एर्स्किन व एल्किन ने फ़ारसी से अंग्रेजी अनुवाद किया था। और 1905 में 1905 में मिसेज बेवरेज ने इसे सीधे तुर्की से अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा, ठीक है, किस स्थान से संबंधित थे? यानी जयता और कुंपा किस स्थान से जो है संबंधित थे? 4 विकल्प है, मेवाड़, मालवा, मारवाड़ और बुंदेलखंड। तो इसमें जो सही विकल्प है मारवाड़। जी हाँ, मारवाड़ से थे। ये एक वीर सेनानायक थे जयता और कुंपा, ठीक है। 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी ने इनकी वीरता की प्रशंसा की। उस समय मारवाड़ का राजा मालदेव था और शेरशाह ने कहा था, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के कारण मैं अपने साम्राज्य को खो बैठता। ये किसने कहा था? कभी कभी ये कथन पूछा जाता है कि किसने ये कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के कारण मैं अपने साम्राज्य को खो बैठता। शेरशाह का अंतिम अभियान 1545 ईस्वी में कलिंजर के विरुद्ध था, ठीक है। किसके विरुद्ध था? 1545 में कलिंजर के। आप जानते हैं कि इसी युद्ध के दौरान और जो है बम गोला फटने से इसी की खुद की मृत्यु हो जाती है और यहीं से इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध में शेरशाह ने किसको हराया था? हुमायूं को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं? 4 विकल्प, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प है वह है सी, यानी अनुच्छेद 53। कौन? अनुच्छेद 53, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। देखो 53 में तो ये बताया गया है कि जो है संविधान का अनुच्छेद 53 यही कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और अगर हम 52 की बात करें तो 52 में किस बात का जिक्र है? भारत में राष्ट्रपति का प्रावधान है, उसका जिक्र किया गया। और 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। किसका? राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता? यहाँ पर देखो भैया 4 विकल्प हैं, 2041, 2021, 31, 2026, 2025। 4 विकल्प है भैया, इसमें सही विकल्प है 2026 तक। जी हाँ, 84वें संविधान संशोधन 84 जो है संविधान संशोधन के दौरान जो 2001 के अनुसार ये हुआ था कि लोकसभा की सीटों में कोई परिवर्तन 2026 तक नहीं होगा। राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण 1991 की जनगणना पर आधारित होगा। बाद में 87वां संविधान संशोधन 2003 में इसे 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैबिनेट मिशन में के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प है, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू। तो इसका जो सही विकल्प है वह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी हाँ, ये कब आया था? 1946 में। कब? 1946 में कैबिनेट मिशन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम साहब थे। कांग्रेस कार्यसमिति ने उन्हें मिशन से बातचीत का पूर्ण अधिकार दिया था, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही संविधान सभा गठित हुई थी।
इस योजना के तहत प्रांत को लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक पत्र अल हिलाल, क्या नाम है, अल हिलाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, किस वर्ष में, अल हिलाल। ठीक है, ये है 1910 यानी 1910, 1911, 1912, 1913। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है, वह है 1912। जी हाँ, 1912 या 1912 में अल हिलाल की जो प्रसिद्ध अल हिलाल नाम की प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिक पत्र था उसको प्रारंभ किया गया था। और इसके संस्थापक कौन, ये मौलाना अबुल कलाम साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे, जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष थे, जिनके बारे में मैंने अभी चर्चा किया इससे पहले वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, यह पत्रिका अपने क्रांतिकारी लेखों के लिए प्रसिद्ध थी। किसके लिए प्रसिद्ध थी, क्रांतिकारी लेखों के लिए। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा भैया, ब्रिटिश सरकार ने 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद इसको बैन कर दिया। ठीक है, सुरक्षा राशि जब्त कर दी और इस पर प्रतिबंध लगा दिया। भैया आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249, क्या 249 राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से, यानी 249 का संबंध किससे है तो आपको बताना है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वह है भैया डी, यानी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से है। और अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। ऐसे प्रस्ताव पारित होने पर संसद उस विषय पर कानून बना सकती है और यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए लागू हो, और अगर राज्यसभा चाहे तो इसे एक बार में 1 वर्ष और बढ़ा सकती है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है योजना आयोग का पदेन सभापति, योजना आयोग का पदेन सभापति कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री। तो आप जानते हैं कि जो योजना आयोग है अब उसको नीति आयोग कर दिया गया है। और कब किया गया है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को ये कर दिया, यानी मोदी सरकार जब आई तब ये चीज़ ऐसा किया गया है। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो पदेन होता है, सभापति जिसको बोलते हैं वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इस संचालन परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और विधानसभा वाले केंद्रीय शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। नीति आयोग का उद्देश्य ग्राम स्तर पर योजना निर्माण कर उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाना होता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। राणा प्रताप सागर परियोजना एक अणु शक्ति संयंत्र है, एक मछली संरक्षण योजना है, एक पनबिजली संयंत्र है या एक शिपिंग यार्ड है। 4 विकल्प है, इसमें सही विकल्प है एक पनबिजली संयंत्र है। आप जानते हैं कि राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। यह गुरुत्वाकर्षण कारीगरी वाला बांध है। ठीक है, यह राजस्थान की चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में है कि नई दिल्ली में है कि देहरादून में है कि चेन्नई में है। 4 विकल्प है भैया, इसमें आपको बताना है राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। कहाँ भैया, नवाबों के शहर, हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ में स्थित है। यह CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत है। यह संस्थान मुख्यतः आधुनिक जीव विज्ञान और टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है तेल जल की सतह पर फैल जाता है क्योंकि। 4 विकल्प है, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है, तेल जल की अपेक्षा कम घना है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से अधिक है, तेल का पृष्ठ तनाव जो है जल से कम है। तो इसका विकल्प है भैया डी सही है। कौन सही है, तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। ठीक है, और जल का पृष्ठ तनाव तेल से अधिक होता है, इस कारण जल के अणु तेल के अणुओं को ऊपर की ओर ढकेल देते हैं, परिणाम स्वरूप तेल जल की सतह पर फैल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह
कौन है? 4 विकल्प है, चंद्रमा, शुक्र, मंगल और बुध। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया उसको आपको बताना है। यहाँ पर सही विकल्प है बी यानी शुक्र। जी हाँ, सबसे चमकदार ग्रह है कौन? शुक्र, सब जानते हैं। और इसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, यानी सुबह का तारा, शाम का तारा, यानी भोर का तारा, सांझ का तारा, जैसे भी याद रख सके इसे कहा जाता है। और किसको? शुक्रवार को। और आगे बढ़िए। आकार व द्रव्यमान में यह पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, बुध और शुक्र दोनों के कोई उपग्रह नहीं है, ये बात मैंने कल भी बताई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न देशों में से किसमें सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है? तो 4 विकल्प है, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है। सही विकल्प है भैया सी यानी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है। आप जानते हैं यूरेनियम मुख्यतः आर्सेनिक चट्टानों जैसे पेग्मेटाइट, मोजोजाइट, बालू तथा चेरालाइट में मिलता है। और इसके जो प्रमुख अयस्क हैं वो है पिच ब्लेड और थोरियानाइट। और इसका जो सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में, जैसा कि विकल्प में ऑस्ट्रेलिया सही है। उसके बाद कजाकिस्तान, फिर कनाडा का नंबर आता है, परंतु सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर नामीबिया में। सर्वाधिक उत्पादन की बात अगर कहा जाए तो कजाकिस्तान होता है, और भंडारण की बात कही जाए तो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भंडारण की बात आएगी तो नाम आएगा ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन अगर उत्पादन का नाम आएगा तो कजाकिस्तान का नाम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस देश की सीमा कैस्पियन, कौन सा? कैस्पियन सागर के संलग्न नहीं है। कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर जानते हैं, यह जो है एक बड़ी झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। सागर नहीं है भैया, झील है। इसको विश्व की सबसे बड़ी झील बोली जाती है। किसके मामले में? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। ठीक है, कैस्पियन। और इसमें इसकी जो सीमा है वो कहाँ से संलग्न नहीं है आपको बताना है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। तो इसका जो सही विकल्प है वो है हमारा पहला यानी उज्बेकिस्तान। ठीक है, कैस्पियन सागर के जो नज़दीक के देश हैं यानी जो सटे हुए देश हैं जिनसे इनकी सीमा लगती है वो है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान और रूस, ईरान, ये सब हैं। ठीक है, और अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वो इसी के तट पर है। कहाँ पर? इसी के तट पर। इसके कैस्पियन सागर के तट पर बाकू। कभी पूछा जा सकता है कि किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, तो आप इसको बाकू नाम बता सकते हैं। ठीक है, उज्बेकिस्तान की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, 34वां सरस्वती सम्मान 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? यहाँ पर 34वां सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें है 4 विकल्प, प्रभा वर्मा, महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, और है तीसरा है रामदरस मिश्र, और चौथा है वासुदेव मोही। तो इसका जो सही विकल्प है वह है महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी, इसका सही विकल्प है। और मार्च 2025 में घोषणा हुई है कि 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2024 वाला इन्हीं को दिया जाएगा। और इनकी जो रचना है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, जो कि किस में लिखी गई है? संस्कृत में। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? पहला विकल्प है ग्रेफाइट, दूसरा है बुटाजाइट, बोरान, नाइट्राइड। ठीक है, और तीसरा है लोहा, चौथा है हीरा। तो इसका जो सही विकल्प है वह है हीरा। जी हाँ, तो सबसे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर कौन सा है? हीरा होता है। हीरा प्राकृतिक रूप से यह सबसे कठोर पदार्थ है। यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। क्या है? कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। और प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन से सहसंयोगी बंध द्वारा जुड़ा होता है। हीरा ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि क्या हीरा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है या कुचालक है? तो यहाँ पर क्या होगा? कुचालक है। ठीक है, पारदर्शी रत्न होने के कारण इसका प्रयोग किसमें होता है? आभूषणों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? ठीक है, पित्ताशय में अगर आपके पथरी है तो वो किसका जो है पाचन प्रभावित करता है आपको बताना है। यहाँ पर है प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का और न्यूक्लिक अम्ल का। तो सही विकल्प है क्या भैया? वसा का। क्या विकल्प है? वसा का। ठीक है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत की कोशिकाओं में स्रावित पित्त जो है
जिसे पित्त की थैली बोला जाता है, और पित्ताशय में जमा होता है। पित्त जो है वसा का पायसीकरण यानी एमल्सिफिकेशन करता है और उसे छोटे छोटे मिलेट्स में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, पित्ताशय में पत्थर होने से यानी गाल स्टोन होने से पित्त का स्राव बाधित होता है और वसा का पाचन प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद जो शर्करा है वो क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, डीऑक्सीराइबोज है, और राइबोज है। तो 4 विकल्प है, इनमें से आपको बताना है सी। जी हाँ, सही है सी विकल्प, डीऑक्सीराइबोज। जी हाँ, डीऑक्सीराइबोज डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। यह गुणसूत्रों में पाया जाने वाला तंतुनुमा अणु है। डीएनए की संरचना घुमावदार सीढ़ी यानी डबल हेलिक्स, और इसमें 4 बेस ATGC पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लेते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर किससे पहचाना जाता है? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जो इंटरनेट पर किसी भी कंप्यूटर की पहचान किससे होती है? तो ईमेल से, कि स्ट्रीट से, या आईपी एड्रेस से, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं आईपी एड्रेस से। ठीक है, कोई भी इंटरनेट में कोई भी कंप्यूटर हो उसकी पहचान उसके आईपी एड्रेस से होती है, यानी उसको हिंदी में आईपी पता कह सकते हैं। इंटरनेट जो है आप आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यह एक मतलब यूनिक पता है, यूनिक एड्रेस है, जिसे इंटरनेट या लोकल नेटवर्क पर किसी डिवाइस की पहचान होती है, और ये यूनिक होती है। हर जो है डिवाइस की अलग अलग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशंस का आशय है क्या? शेयरों के क्रम और विक्रय से, सिक्योरिटियों में बाजार से, विदेशी मुद्रा की नीलामी से, और सोने में सौदे से। 4 विकल्प है, इसमें आपको बताना है क्या सही है। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, सिक्योरिटियों में व्यापार से। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा भैया। आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी OMO एक मौद्रिक नीति उपकरण है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति यानी इसको लिक्विडिटी भी बोलते हैं, उसको नियंत्रित करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ सरकारी प्रतिभूतियों जैसे बॉन्ड जो होता है कि खरीद या बिक्री करता है। कौन? आरबीआई OMO के थ्रू। ठीक है, और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई जो है प्रतिभूतियां खरीदता है, यानी जिसको बॉन्ड कहते हैं उसको खरीदता है, और लिक्विडिटी को कम करने के लिए प्रतिभूतियां जो है यानी बॉन्ड को बेचता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स वाले ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे ब्याज दरों और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? रिवीजन करने के लिए आप PDF का जरूर इस्तेमाल करें, अपने समय को बचाएं, अपनी पढ़ाई के लिए अपने विषय पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके और आप बेरोजगारी से मुक्ति पा सकें। इसमें 4 विकल्प है। पहला है मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, रोजगार बढ़ रहा और मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। तो इसमें जो है जो सही विकल्प है वो आपका है A, यानी मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। मुद्रा संकुचन यानी जिसे डिफ्लेशन बोला जाता है, इससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है। इसका कारण क्या है? अर्थव्यवस्था में धन और ऋण की आपूर्ति घट जाना। ठीक है, डिफ्लेशन में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर है राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव कैसा रहेगा? कम रहेगा, अधिक रहेगा, समान रहेगा, कम रहेगा? तो इसमें जो सही विकल्प है वो आपको बताना है, यानी अधिक रहेगा। क्या रहेगा? राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा हमेशा अधिक रहेगा। ठीक है, राजस्व घाटा तब होगा जब कुछ राजस्व प्राप्ति कुल राजस्व व्यय से कम हो, और इसको पहली बार किसने दिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991, यानी उस समय के हमारे वित्त मंत्री थे, ने बजट में ये जो है भारत में राजकोषीय घाटे की अवधारणा लागू किया, और इसकी वजह से देश को बहुत लाभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? बात हो रही है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय की, उसका मुख्यालय कहाँ है उस पर बात करेंगे। यहाँ पर है गाजियाबाद, अहमदाबाद, हैदराबाद, फरीदाबाद, यानी चारों बाद हैं। इनमें से आपको बताना है कौन सा बात सही है। ठीक है, तो इसमें जो सही बात है वह है D, यानी फरीदाबाद में। तो विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय यानी DMI की स्थापना
1935 में। कब? 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय फरीदाबाद यानी हरियाणा में है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है और इसका उद्देश्य है किसानों व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु कृषि उपज का उचित विपणन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर? बलरामपुर में, इटावा में, महाराजगंज में, पीलीभीत में। ठीक है, तो हालांकि ये स्थापित हो चुका है। कहाँ पर? इटावा में। ठीक है, कहाँ पर? इटावा में। ठीक है, तो जो बब्बर शेर सफारी जो है इटावा में स्थित है। और आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है कौशल विकास योजना बढ़ाती है। कौशल विकास योजना बढ़ाती है क्या? मानव पूंजी, भौतिक पूंजी, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी। तो इसका जो सही विकल्प है वह है मानव पूंजी, यानी ये ऑप्शन सही है। तो किसी देश के विकास के लिए कुशल, सेहतमंद और सुशिक्षित नागरिक आवश्यक हैं और अर्थशास्त्र की भाषा में से मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन के 4 साधन हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ठीक है, इनमें श्रम और पूंजी को सबसे महत्वपूर्ण सक्रिय साधन माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। टैगा वन विविधता है कहाँ पर? भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, ठीक है, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की और समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो इसका जो सही विकल्प है वह है समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो समशीतोष्ण क्षेत्र यानी यहाँ पर देखिए टैगा वन जो है समशीतोष्ण शंकुधारी वन में पाए जाते हैं और इसका जो अक्षांशीय विस्तार है इस क्षेत्र का वो 50 डिग्री से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और इसका मुख्य स्थान जो है जहाँ पाया जाता है वह है कनाडा, स्कैंडिनेविया और रूस यानी साइबेरिया वाला क्षेत्र। तो ये है और मुख्य रूप से चीड़, सनोवर, लार्च, सीडर और हेमलॉक इसके मुख्य वृक्ष होते हैं। ठीक है, विश्व के वनों के सबसे बड़े व्यापारिक उपयोग इन्हीं में होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, आप इसको पढ़ रहे होंगे, पीडीएफ से रिवीजन कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई में आप कंटिन्यूटी ज़रूर लाएं और रेगुलरली आप इसका वीडियो देखें। आप ऐसा नहीं है कि सेव कर लीजिए 10-20 इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर बड़ी समस्या होगी, आप नहीं देख पाएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए समस्या हो सकती है। तो इसलिए आप पर डे वीडियोज़ को देखें और पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन करें। उम्मीद करता हूँ बाकी सब अच्छा चल रहा होगा आपका। अगर आपको अन्य जो भी वीडियोज़ अभी तक नहीं मिली हैं तो आप कृपया करके जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई उसके माध्यम से आप उन वीडियोज़ को एक्सेस करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।